देखिए, तो लास्ट क्लास में हमने जीएसटी टॉपिक स्टार्ट किया था टैली में, और जीएसटी में हमने बताया था सबसे पहला कि जीएसटी होता क्या है। तो ये होप आप सबको क्लियर हो अब कि गुड्स किसको बोलते हैं, सर्विसेज किसको बोलते हैं, टैक्स किसको बोलते हैं, और ये जीएसटी क्यों आया। तो व्हाट इज जीएसटी, ये सबको अब क्लियर होगा। जिसने भी लास्ट क्लास नहीं किया है थोड़ा सा इसको देख लेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि जीएसटी एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, उसमें हमने एक डीप वहां पे एक डिस्कशन किया था कि जीएसटी एक्चुअल में क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है व्हाट इज जीएसटी। तो व्हाट इज जीएसटी में हमने बताया था ई का मतलब होता है गुड्स, एस का मतलब होता है सर्विसेज, और एंड मतलब अब इसको कॉमन टैक्स ऑल ओवर इंडिया कर दिया गया। पहले क्या होता था, ये ऑल इंडिया अलग अलग टैक्सेस होते थे, और हमारा सर्विस के लिए सर्विस टैक्स, गुड्स के लिए वैट, अलग अलग इस तरीका से होते थे। और टैक्स में हमने देखा था कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो हमने इसमें देखा था डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं। इसका एक डीप डिस्कशन हमने किया था कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलेंगे हम। उसमें हमने देखा था कि टैक्सेशन इन इंडिया में हमारा दो टाइप का टैक्स होता है गवर्नमेंट के द्वारा, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को अपने नाम से अपने पॉकेट से दे, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। तो अपने नेम से और अपने पॉकेट से अगर पैसा देता है डायरेक्टली गवर्नमेंट को तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल होता है उसका इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब होता है जो टैक्स पेयर देता तो है अपने पॉकेट से, लेकिन अपने पॉकेट से जो देता है वो रिटेलर को देता है, मतलब जिससे वो सामान खरीद के लाता है, गुड्स खरीद के लाता है, उसको वो पे करता है, फिर वो रिटेलर उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। ठीक है, टैक्स करता है जो कंज्यूमर है, लेकिन उसको गवर्नमेंट तक पहुंचा रहा है कोई और। इसीलिए गवर्नमेंट के पास इनका टैक्स इनडायरेक्टली इनके द्वारा आ रहा है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने इस तरीका से देखा कि डायरेक्टली गवर्नमेंट पास पहुंचता है टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्टली पहुंचता है गवर्नमेंट के पास इस तरीका से तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया था। फिर हमने लास्ट क्लास में और डिस्कशन किया था, चलिए ये हो गया था। तो इनडायरेक्ट टैक्स में हमने देखा था कि पहले अलग अलग टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे होते थे। वैट होता था, सर्विस टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी होता था, कस्टम्स अभी भी है। कस्टम मतलब होता है जो हम दूसरे देशों से अगर हम इम्पोर्ट, उसको बोला जाता है इम्पोर्ट। देखिए, एक होता है इम्पोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट, और एक होता है एंटरपोर्ट। अब ये तो आप दोनों को, आप ये दोनों तो आपको पता होगा, शायद ये कई लोगों को नहीं पता हो। तो एक होता है इम्पोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है एंटरपोर्ट, एक एंटरपोर्ट भी होता है। तो देखिए, इंपोर्ट मतलब तो आपको पता होगा कि अगर हम फॉरेन, फॉरेन का मतलब क्या होता है, फॉरेन का मतलब क्या होता है, फॉरेन का मतलब हमारे देश से बाहर कोई भी देश हो उसको हम फॉरेन बोलते हैं। ठीक है, तो कई जन का ऐसा सवाल भी रहता है क्या नेपाल फॉरेन है। हाँ, नेपाल भी फॉरेन है, श्रीलंका भी फॉरेन है। तो हमारे देश से बाहर कोई भी देश हो वो हमारे लिए, पाकिस्तान भी फॉरेन है तो हमारे लिए वो फॉरेन होता है। तो हम यहां से अगर अपने दूसरे देश से हमारे देश में अगर सामान खरीद के लाते हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी मतलब इंपोर्ट टैक्स लगता है सरकार के द्वारा। और एक होता है एक्सपोर्ट, मतलब हमारे देश से, इंडिया से हम अगर बाहर लेके जाते हैं फॉरेन कहीं भी सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। पहले इसके ऊपर भी टैक्स लगता था, लेकिन अब सरकार ने इसके ऊपर टैक्स हटा दिया। क्यों? क्योंकि सरकार चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा बाहर एक्सपोर्ट करें ताकि फॉरेन करेंसी हमारे पास आए इंडिया में। ठीक है, इसके ऊपर कभी एक डीप डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों चाहता है सरकार, क्या फायदा होता है, सब कुछ कभी करेंगे। अभी हम अपने टॉपिक में चलते हैं। उसके बाद एक होता है एंटरपोर्ट। तो एंटरपोर्ट क्या होता है, जब अगर हम कहीं फॉरेन से इंपोर्ट करें और फॉरेन को ही आउट मतलब एक्सपोर्ट कर दिए, मतलब हम इंडिया में उसको यूज ही नहीं करें, बाहर से लाए और बाहर को भेज दिए, वैसे ट्रांजेक्शन्स को बोलते हैं एंटरपोर्ट। तो एंटरपोर्ट सबको समझ आया। ठीक है, तो अगर हम फॉरेन से हमारे इंडिया में लेके आते हैं और फिर उसी को ही वापस फॉरेन कहीं दूसरे देश में भेज देते हैं तो वैसे ट्रांजैक्शन को एंटरपोर्ट बोला जाता है। बस एंटर करता है और चले जाता है।
तो उसको एंटर पोर्ट बोला जाता है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, और इनमें हमारा एंटर पोर्ट में मैटर मतलब देखा जाता है वो टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें इंपोर्ट भी हो रहा है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट में नहीं लगता और इंपोर्ट में कस्टम ड्यूटी लगता है। तो ये हमारा अभी भी इनडायरेक्ट टैक्स अलग से है, ठीक है। बाकी जो है मैंने आपको बताया था कि अराउंड 17 टाइप के टैक्सेस, कौन से टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक मिक्स में पीस के एक कर दिया गया, जिसका नाम रखा गया लड्डू का जीएसटी, और ये 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में देखा कि ये सेल टैक्स जो है, पहले जीएसटी से पहले हमारा गुड्स के ऊपर वैट लगता था, फिर उससे पहले हमारा गुड्स के ऊपर सेल टैक्स लगता था। तो हमने स्टार्ट किया था कि सेल टैक्स क्या होता है, जो कि 1938 से स्टार्ट हुआ था। तो सेल टैक्स में हमने देखा था कि सेल टैक्स, अच्छा उससे पहले मैंने बताया था कि जीएसटी में इस टाइप के, जैसे यहाँ 8 है और भी बहुत अलग अलग टाइप के टैक्सेस मिला के टोटल 17 टाइप के टैक्सेस जीएसटी में मर्ज हो गए, मिल गए, और उससे एक नया टैक्स बना, ठीक है। 17 टाइप के टैक्सेस में ये 8 टाइप के टैक्सेस हैं, और बहुत से सेसेस थे, और जो मिलके इसमें जीएसटी में मिलके अब नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में हमने देखा था कि जो टैक्स हम किसी थर्ड पार्टी को, गवर्नमेंट को नहीं, किसी और पार्टी को हम टैक्स दे देते हैं, फिर वो अपने नेम से गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और ये जनरली सेल के ऊपर लगता है, तो सेल ऑफ सर्विसेज और गुड्स, तो सेल ऑफ सर्विसेज में सर्विस टैक्स लगता था पहले, और गुड्स के ऊपर सेल टैक्स लगता था। तो ये जो सेल्स है, इसको हम सेल टैक्स बोलते थे, क्योंकि ये सेल के ऊपर लगता था। तो इसमें क्या होता था, हमने एक कुछ सिचुएशन लिया है कि मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो कोई सामान को प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब बनाता है, ठीक है, कोई भी चीज वो बनाता है और बेचता है, तो उसको हम उसका मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरर मान लीजिए एक होलसेलर को सामान बेच रहा है, ठीक है, होलसेलर को सामान बेच रहा है, तो ये होलसेलर मान लीजिए मैन्युफैक्चरर से 800 रुपए में सामान लाता है। तो हमने देखा था यहाँ पे कि गवर्नमेंट यहाँ पे आया और ये मैन्युफैक्चरर को बोला कि आपको जब भी आप सेल कर रहे हो, आपको 10% का टैक्स लगाना पड़ेगा, और वो आपको अपने कस्टमर जिसको आप सेल कर रहे हो उससे कलेक्ट करना है और मुझे पे कर देना है। ये गवर्नमेंट का रूल था। अब बताओ, गवर्नमेंट का रूल तो हम मना नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पे 80 रुपया जोड़ के 880 रुपीज में, 880 रुपीज में होलसेलर को सेल कर दिया, और इसमें से 800 अपना रख लिया अपने पास, और 80 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद होलसेलर जो है वो रिटेलर को सेल करने जा रहा था। तो जैसे रिटेलर को सेल करने गया, तो वो रिटेलर को 1000 रुपए में सेल करना चाहता था। 880 में उसने अपना सामान खरीद के लाया, और टोटल पेमेंट किया 880, और 120 अपना प्रॉफिट चाहता था। टोटल मिला के 1000 में सेल करना चाहता था। और जैसे ही सेल करने गया, गवर्नमेंट बोला सेल कर रहे हो, टैक्स लगाओ 10%। तो उसने टैक्स लगाया 100 रुपीज, 1000 के ऊपर 10% 100 रुपीज, और 1100 में उसने रिटेलर को सेल कर दिया। अब रिटेलर को ये कॉस्ट कितना आया, 1100, उसने 1100 में खरीदा। अब 1100 में उसने अपना प्रॉफिट मान लीजिए 100 रुपया जोड़ा। हम कभी भी कोई सामान खरीदते हैं, अगर हम एक दुकानदार हैं, हम एक, हमारी कोई बिजनेस है, तो हम कोई सामान खरीदते हैं, उसमें अपनी प्रॉफिट जोड़ते हैं, फिर सामने वाले को सेल करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे रिटेलर ने अपना 100 रुपया प्रॉफिट जोड़ा, और 1200 रुपया में 1200 में सेल करना चाहता था। तभी गवर्नमेंट उसके पास भी गया, बोला आप सेल कर रहे हो, सेल के ऊपर आपको 10% टैक्स लगाना पड़ेगा। तो इसने 10% टैक्स लगाया 1200 के ऊपर, जो बनता है 120, और 1200 प्लस 120 1320 में उसने कंज्यूमर को सेल कर दिया। तो ये जो कंज्यूमर है उसको 1320 में ये सामान फाइनली सेल हुआ। अब बताइए, सामान था फैक्ट्री से निकला 800 रुपए में, 800, और पहुंचा कस्टमर के पास 1320। तो ये, इससे क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि इससे जो हमारा कंज्यूमर था, ये कंज्यूमर खून की आंसू रोने लग गया। क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई। अब ये कंप्लेन अगर करते हैं रिटेलर के पास कि
होलसेलर के पास कि मैन्युफैक्चरर के पास, तो इनका बोलना रहता है भाई हम क्या करें, हमसे ज्यादा सरकार ले जाता है, हमसे ज्यादा सरकार ले जाता है, मतलब सरकार इतना टैक्स ले रहा है, हम क्या करें। ठीक है, हम तो अपने प्रॉफिट कुछ जोड़ेंगे, लेकिन सरकार बैठे बैठे हमसे इतना टैक्स ले जा रहा है, और इस तरीका से महंगाई बढ़ रही थी। ठीक है, अब यहां तक हमने कल कवर किया था, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में आई थिंक 10 मिनट में बताया, लेकिन ये चीज आपको पूरा डिटेल में हमारे क्लास में मिलेगा। अच्छा, यहां तक भी जिसको समझ आ गया अच्छी बात है, लेकिन हमने कुछ और डीप नॉलेज वहां पे दिया था, तो आप अगर देखना चाहें तो वो वीडियो से कवर कर सकते हैं, हमारी लास्ट क्लास की वीडियो से। वैसे आपको अभी आगे की सब समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने एक बार रिकैप करवा दिया। तो इस तरीका से कस्टमर को बहुत महंगाई हो रही थी। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे 3 प्रॉब्लम दिखी, कोई बता सकता है यहाँ पे 3 से 4 प्रॉब्लम यहाँ पे दिखेगी आपको, तो मेरे को बता सकता है कोई 3 प्रॉब्लम क्या क्या दिखी। चलिए, मैं 3 प्रॉब्लम बाद में बताता हूं, इससे पहले मैं आपको ना यहाँ पे कल एक टॉपिक बताया था कि यहाँ पे क्या हुआ। हाँ, महंगाई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो इल्जाम लग रहा था सरकार के ऊपर कि सरकार इतना टैक्स ले रहा है, सरकार इतना टैक्स ले रहा है, सरकार इतना टैक्स ले रहा है, लेकिन होता क्या था पता है, सरकार के पास जाता था जीरो, जीरो, जीरो। वो कैसे, बताइए, वो कैसा होता था, कोई बता पाएगा। बिल्कुल सही। कस्टमर कोई फायदा नहीं हो रहा था, गवर्नमेंट कोई फायदा नहीं हो रहा था। आईटीआर फाइल करके नहीं, आईटीआर फाइल करके आप कैसे करेंगे बताइए, बताइए। सरकार, यहाँ पे सरकार के पास भी टैक्स नहीं जा रहा था, और कोई बताएगा ऐसा कैसा हो रहा था, बताइए चैट में जल्दी। चलिए, तो मैं बताता हूं, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, सुनिए। टैक्स पे नहीं हो रहा था, बिल्कुल कस्टमर से पैसा लेके गवर्नमेंट को नहीं दे रहे थे, लेकिन ये सब चीज पॉसिबल कैसा हो रहा था, क्यों हो रहा था, ये सब चीजें अपन अब यहाँ पे देखेंगे। चलिए देखिए, तो हो क्या रहा था, एक मिनट, थोड़ा सा इशू है। ठीक है, तो हो क्या रहा था यहाँ पे देखिए कि ये जो सरकार के ऊपर बात आ रहा था कि सरकार इतना महंगाई कर रही है ना, तो सरकार के पास तो पहली बात तो टैक्स जा ही नहीं रहा था। वो कैसे, देखिए, ये जो मैन्युफैक्चरर है ना, अब अच्छा मुझे एक बात बताइए, सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, उसको आप टैक्स देते हो, तो क्या सरकार आपके दुकान में आके बैठे रहती है, आपकी दुकान में आई सरकार चौकीदारी की तरह बैठे रही, बताओ कितना बिक्री हुआ कितना नहीं हुआ, क्या सरकार बैठे रहेगी हमारी दुकान में, बताइए। क्या ऐसा होता है सरकार हमसे दुकान में हमारे बैठे रहती है आके, नहीं। क्या सरकार बैठे रहती है हमारे दुकान में आके, नहीं। तो होता क्या था कि हम तो सरकार को कब देंगे, अगर हमारी जो बिल है वो बिल के हिसाब से हम दिखाएंगे सरकार को कि हमारी कितनी टैक्स बनती है ना। तो यहाँ पे होता क्या था, मान लीजिए मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर 800 में सेल करना चाहता है,
और हर किसी को पता है कि 80 रुपीज टैक्स लगता है और 880 में सेल होता है। मार्केट रेट कितना है? 880, ये मार्केट का रेट है। अब जो मैन्युफैक्चरर के पास जब होलसेलर जाता था ना, तो ये होलसेलर को मैन्युफैक्चरर बोलता था कि भाई देखो 880 इसका रेट है मार्केट में, मैं तुमको ये सामान 850 में दे दूंगा, लेकिन मैं तुमको बिल नहीं दूंगा, है ना। अच्छे से सुनिएगा, यहां पे क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बोलता है कि मैं तुमको 850 में दे दूंगा 880 का, लेकिन तुमको बिल नहीं दूंगा, अगर तुमको चाहिए तो बताओ। ठीक है। अब होता क्या था कि जो होलसेलर है वो सोचेगा कि 850 में सामान मिलेगा 880 का, मतलब 30 रुपए कम मिलेंगे, है ना। और बिल का पहले होता क्या था, बिल को लाए और फेंक दिए, मतलब बिल साइड में पड़े रहता था, कुछ काम उतना होता नहीं था, तो बोले बिना बिल का दे दे, क्या दिक्कत है। अच्छा, हो सकता था कि इनके ट्रक में जो सामान आएगा वहां कहीं चेकिंग हो, तो मान लीजिए वो 30 रुपया पर पीस उसको मुनाफा हो रहा है। अगर वो 1000 पीस लेके आता है एक बार में, नॉर्मल सी बात है, होलसेलर 1000 क्या 10,000 लेके आएगा, तो मान लीजिए वो 1000 पीस भी लाता है, तो उसको 30,000 रुपए का फायदा हो गया। और 30,000 रुपए में से मान लीजिए वहां पे कहीं चेकिंग वेकिंग में उसने 5,000 रुपए खर्चे भी कर दिया और उसके गोडाउन तक सामान इजीली पहुंच गया, तो उसको कितना का फायदा हो गया? 25,000 रुपए का फायदा हो गया, और उसके गोडाउन तक सामान पहुंच गया, है ना। उसके बाद अब उसके पास अगर मान लीजिए 25,000 रुपये में 25,000 रुपया कम में पहुंच गया, तो अब वो अपने मार्केट में जो उसका कंपिटिटर्स हैं और जो होलसेलर्स हैं उनसे वो compete कर पाएगा, क्योंकि बाकी अगर बिल के साथ लाते हैं तो कितना में लाएंगे? 880 में लाएंगे, लेकिन इसको पड़ा है वही सामान 850। अब अगर बाकी कंपिटिटर्स कम से कम भी 880 में है तो बेचेंगे, 120 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं, लेकिन लास्ट टू लास्ट वो लोग कितना में सेल कर सकते हैं? 880 में सेल कर सकते हैं, क्योंकि उससे कम में तो उसको लॉस हो जाएगा। लेकिन ये 880 से भी कम 870 में सेल कर देगा, तो बताइए सारे कस्टमर इसके पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो सेल कर ही नहीं सकता है 870 में, और ये अगर सेल करता है तो तब भी इसकी 20 रुपीज प्रॉफिट बनती है ना। तो उसके लिए ये इसको मार्केट में कम्पिटिटिव एक एडवांटेज मिलता था, और ये इस तरीके से सामान ले आता था। ठीक है। तो अब बताइए होलसेलर कितना में सामान लेके आया? होलसेलर सामान लेके आया 850 में। अब 850 में उसने सामान लेके आया, मार्केट में कितना में बिकता है सामान? 1100 में बिकता है, 1100 में बिकता है। उसको प्रॉफिट कितना चाहिए था? लास्ट क्लास में लास्ट हमने जो देखा था 120 उसको प्रॉफिट चाहिए था, लेकिन वो क्या सोचेगा, बोलेगा मार्केट में सेल वैल्यू जब 1000 है तो 1000 ही रखो। ठीक है। तो वो सेल वैल्यू अपना प्रॉफिट को बढ़ा के 150, सेल वैल्यू को कर दिया 1000। अब 1000 में उसने टैक्स जोड़ा तो कितना बनता है? 1100। तो 1100 हो गया मार्केट का रेट, मार्केट प्राइस। ठीक है, जो कि नॉर्मली हर कहीं पे शुरू से चलते आ रहा है ये मार्केट प्राइस। अब रिटेलर जो है इसके पास आया ना, तो इसने भी दो ऑप्शन रख दिया। होलसेलर ने, उसने बोला, ये होलसेलर इसने बोला कि देखो भाई रिटेलर, मुझे 1100, मतलब मुझे ये सामान आप सॉरी मैं ये सामान आपको 1100 में बेचता था, मुझे ना 30 रुपीज का डिस्काउंट मिला है ऊपर से, और क्योंकि तुम मेरे भाई हो ये डिस्काउंट मैं तुमको देता हूं। ठीक है, 30 रुपीज का डिस्काउंट मैं तुमको देता हूं, जाओ तुम कमाओ, अपनी देखी जाएगी, तुम कमाओ, ये 30 रुपीज तुम्हारा। मतलब तुम चाहो तो 1070 रुपये में सामान लेके जा सकते हो, लेकिन इसमें तुमको बिल नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे बिल नहीं मिली है, बिना बिल के मैं लाया, 30 रुपए का डिस्काउंट मिला, 30 रुपया तुम्हारा। ठीक है। अब बताओ अगर आप रिटेलर होते तो आप क्या करते? बताओ, अगर आप रिटेलर होते तो आप क्या करते? क्या आप 1070 में सामान ले लेते, या फिर आप जी ले लेते? ठीक है, तो आप
1070 में सामान ले लेते, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन कम में लेना चाहेगा, तो वो 1070 मान लो उसने, रिटेलर ने सामान ले लिया। अब 1070 में उसने सामान लिया, तो बताइए इसको कितना फायदा हुआ होलसेलर को? देखिए इसने सेल कितना में किया? 1070 में। ठीक है, छोड़िए आगे देखेंगे, चलो फायदा तो आगे देखेंगे। 1070 में इसने सेल कर दिया। अब आया बारी रिटेलर का। रिटेलर को क्या सामान 1100 पड़ा कि 1070 पड़ा? रिटेलर को सामान पड़ा 1070, मतलब 1070 रुपीज। और उसने अपना प्रॉफिट जो 100 है वो 100 जोड़ा, फिर उसने भी सोचा भाई 30 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हो गया, जो मार्केट में रेट चल रहा है उसी को जोड़ने, तो 1200 रुपया उसने अपना सेल वैल्यू जैसा था वैसे निकाला। 10% गवर्नमेंट का टैक्स लगाया, और 1320 में जैसा उसका रेट होता है मार्केट में, उसका एमआरपी बन गया 1320 रुपया। अब जो कंज्यूमर उसके पास आए, ठीक है, ये कंज्यूमर आए, तो ये बोले भैया इतनी महंगाई, कुछ डिस्काउंट दे दो, कैसे चलेंगे हम? ठीक है, तो इसने बोला कि ठीक है, आप बोल रहे हो ना, आपके लिए एमआरपी से 20 रुपीज का डिस्काउंट, एमआरपी से 20 रुपीज का डिस्काउंट, आपके लिए 1300 रुपया। अच्छा, इनमें से ना एक कस्टमर ये बोल पड़ा भैया बिल, तो इसने बोला भैया बिल लोगे ना तो फिर आपको 1320 पूरा पड़ेगा, बिना बिल के लोगे तो 1300। अब मैं सब थोड़ी ना गवर्नमेंट को दे पाऊंगा, आपको मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें आप मेरा बिल भी लोगे नहीं, बिना बिल के 1300 रुपए 1300, और बिल के साथ लोगे तो पूरा 1320 पड़ेगा। अब बताओ ये जो कंज्यूमर हैं ये क्या बोलेंगे? बोलेंगे बिल क्या करना है भैया, घर ले जाएंगे और एक बार देख के चेक करके फेंक देंगे, या अभी चेक कर लेते हैं क्या हिसाब किताब है, बिल नहीं लेते, है ना? तो कंज्यूमर बिना बिल के ले लिया। अब बताओ क्या कंज्यूमर को सामान सस्ता पड़ गया? क्या कंज्यूमर को 20 रुपए बहुत ज्यादा सस्ता हो गया सामान? बताओ, सामान सस्ता हुआ? क्या गुड्स सस्ता हुआ? क्या सामान सस्ता हुआ कंज्यूमर को? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कंज्यूमर को कुछ सस्ता पड़ा, है ना? क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि 1320 में 20 रुपए का मतलब जस्ट 20 रुपीज कम होना इतना ज्यादा सस्ता नहीं होता है। और एनी हाउ 800 का सामान 1300 में तो मिल ही रहा है, ठीक है, जो 800 में बिक सकता था मार्केट में वो 1300 तक पहुंच गया है, तो सामान फिर भी महंगा था। अब हुआ क्या, अब गवर्नमेंट जाता है, तो गवर्नमेंट सबसे पहले मैन्युफैक्चरर पास जाता है, बोलता है मैन्युफैक्चरर बताओ इस महीने का सेल का टैक्स मुझे दे दो। अब पता है मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है? मैन्युफैक्चरर बोलता है काहे का टैक्स, इतना महंगाई कर दियो आप, कोई सामान ले रहा नहीं, देखो मेरा कोई ना बिल कटा है, ना मेरा सामान बिका है, ना मेरा सामान बना है, कोई टैक्स नहीं है, जाओ जीरो, कोई टैक्स नहीं। ठीक है, अब वहां से हताश होके अपना गवर्नमेंट आया होलसेलर पास, बोला होलसेलर सेल करे हो, लाओ टैक्स। होलसेलर ही बोला काहे का टैक्स, कोई महंगाई इतनी हो गई, इतनी महंगाई हो गई, कोई सामान लेता नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, जाओ जीरो। अब ये रिटेलर पास पहुंचा, बोला भैया तुम तो दे दो टैक्स, यही बोला कहाँ टैक्स सर, इतनी महंगाई हो गई है, कोई सामान लेता नहीं है, दिन भर हम शक्तिमान देखते रहते हैं और मच्छर मारते रहते हैं, तो कोई टैक्स नहीं है, जीरो। ठीक है, तो इसने बोला कोई टैक्स नहीं, जीरो। अच्छा एक बात बताइए, सबने बिल्कुल जीरो दे, सब बिल्कुल जीरो ही टैक्स देते थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता था, वो जीरो टैक्स नहीं देते थे। वो क्या होता था कि मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने टोटल 10 लाख रुपए का सामान बनाया, उसमें से ना कुछ 2 to 3 लाख का वो लोग टैक्स दे देते थे, बिल के साथ बेचते थे, और बाकी 7-6 लाख का जो भी वो बिना टैक्स के मतलब बिना बिल के सेल कर देते थे। तो ये वाला टैक्स के लिए बोलते थे जीरो। अगर बिल्कुल ही बोलेंगे जीरो तो सरकार क्या बोलेगा, फिर तुम इतने खर्चे कहां से निकाल रहे हो, तुम अपने दुकान को बंद कर दो, मैं बंद कर देता हूँ, लाओ सीज कर देता हूँ, है ना? तुम इतने सारे अपने खर्चे, इतने एम्प्लॉय, इतना सैलरी, इतना रेंट सब कैसे पे कर रहे हो फिर, अगर कुछ कमाई नहीं रहे हो तो उसके लिए एक मिनिमम टैक्स जो सरकार को सही लगे, हाँ उसको लगे भाई सही बात है, उतना टैक्स देते थे, और बाकी टैक्स को बोल देते थे जीरो जीरो जीरो। वैसे ही ये सेम होलसेलर करता था, वैसे ही रिटेलर करता। ठीक है, तो बाकी के लिए सरकार को बोल देते कि हमारे पास कोई टैक्स नहीं है। अब यहां से आपको तीन प्रॉब्लम दिखेंगे,
ठीक है, यहां से आपको 3 प्रॉब्लम दिखना चाहिए। अब मुझे बताओ, अब किसको किसको क्या क्या प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पे, बताइए चैट सेक्शन में जल्दी बताइए कि आपको यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम दिखा। अगर आप सरकार हो या फिर आप एक जिम्मेदार नागरिक हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए आपको यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम दिखा। ठीक है, आम आदमी को घाटा हो रहा है, सेल नहीं कर रहा है, और बताइए। दीपा जी कुछ समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बताइए। सरकार को टैक्स नहीं जा रहा है जिससे हमारा देश की इकोनॉमी में सहायता मिलती है, कंज्यूमर को सामान महंगा पड़ रहा है, बहुत अच्छा। और अभी ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, कंज्यूमर को कोई बेनिफिट नहीं। ठीक है, जो बेच रहा है वो तो कमा रहा है। मैंने आपको क्या बोला, अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक है तो उसके हिसाब से बताइए। बाजार में महंगाई बढ़ रही है, नो टैक्स टू गवर्नमेंट, ओके। और बताइए, कंज्यूमर को लॉस हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो मैं कुछ प्रॉब्लम आपको बताता हूं, अब मेरे को बताइए क्या ये सही है। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम यहां पे हुआ महंगाई, है ना। और महंगाई को हम बोलते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन, महंगाई को बोला जाता है इन्फ्लेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे हो रही है टैक्स की चोरी, बिल्कुल बिल्कुल सही, टैक्स की चोरी। और टैक्स की चोरी को हम बोलते हैं टैक्स इवाजन, ठीक है। मैं आपको साथ में टर्म्स जो यूज होते हैं वो बताता हूं, ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स जनरली यूज होते हैं। तो महंगाई, महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेशन। दूसरी होती है टैक्स, यहां प्रॉब्लम आ रहा है टैक्स की चोरी, जिसको बोलते हैं टैक्स इवाजन। अच्छा, तीसरा एक प्रॉब्लम है, कोई बता पाएगा तीसरा प्रॉब्लम क्या है। कैस्केडिंग, बहुत अच्छा। साजिद जी कहां से आप। लॉस टू इकोनॉमी, अच्छा वो तो हो गया, अच्छा टिटलागढ़ से, बहुत अच्छा। तो तीसरा प्रॉब्लम यहां आ रहा है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स को हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। तो तीसरा प्रॉब्लम है कैस्केडिंग इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। अब देखिए, ये तो आपको समझ आ गई महंगाई बढ़ रही है, ये तो आपको क्लियर क्लियर समझ आ गया कि इतनी महंगाई हो रही है, ठीक है। और ये इस तरीके से रो रहे हैं, बहुत महंगाई हो रही है। जो ये हंसते हंसते जा रहे थे ना, ये हंसते हंसते नहीं जा पा रहे हैं। तो ये तो समझ आ गई आपको। दूसरा आया टैक्स की चोरी, टैक्स इवाजन, ये आपको समझ आ गया, यहाँ पे सरकार को टैक्स नहीं दिया जा रहा है। और कैसे नहीं दिया जा रहा है, एक्चुअल में तो सेल हो रहा है, लेकिन वो बिल अपना नहीं दिखा रहे हैं, और सरकार के पास कोई तरीका भी नहीं है कि उनको पकड़ सके। और डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर सरकार, बताइए सरकार एकदम टाइट करके टैक्स ले सकता है कि नहीं, ले सकता है। लेकिन अगर सरकार इतना टाइट कर देगा तो क्या होगा, दूसरे दिन वो सरकार ही गिर जाएगा। मतलब हमारा जो सरकार, जो भी पार्टी है, वो पार्टी नेक्स्ट टाइम आ ही नहीं पाएगी अगर इतना ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे तो उसके बाद अब तीसरा प्रॉब्लम आता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स पॉसिबिलिटी और टैक्स इवाजन बिल। देखो प्लानिंग तो हर जगह हो ही जाता है, ठीक है। अभी हम इसमें देखते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स मतलब होता है कैस्केडिंग इफेक्ट, इसको बोला जाता है। इसको मैं आपको अब समझाता हूं कि टैक्स ऑन टैक्स के मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल लूंगा, आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे इस एग्जांपल में। कि मान लीजिए आपने ना एक लोन लिया है, 10 लाख रुपए का लोन लिया आपने, ठीक है। कहीं से भी, मान लीजिए कहीं बैंक से, कहीं से भी आपने, या अपने फ्रेंड से, किसी से भी आपने 10 लाख का लोन लिया है।
और इसका लोन का परसेंटेज है आपका इंटरेस्ट का 10% पर एनम, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट 10%। ठीक है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना बनता है? 1 लाख रुपया, है ना। तो मान लीजिए ये 1 लाख रुपया ना, आपने जैसे ही आपका ईयर कंप्लीट हुआ 31 मार्च को 24 को, मान लीजिए आपने ये पेमेंट कर दिया, पेड पेमेंट हो गया 1 लाख का। अब मुझे बताइए, आपने पेमेंट कर दिया, अब आप नेक्स्ट ईयर कितना टैक्स देंगे? सॉरी टैक्स नहीं, इंटरेस्ट देंगे। मतलब आप ऑप्शन ए 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, ऑप्शन बी 10 और 1 11 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, या ऑप्शन सी आप 9 लाख के ऊपर 10 - 1 9 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। बताइए जल्दी चैट सेक्शन में बताइए कि आप कितने के ऊपर इंटरेस्ट देंगे नेक्स्ट ईयर। मतलब लोन 10 लाख का, 1 लाख का इंटरेस्ट 11 लाख, तो क्या आप 11 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, 10 लाख के ऊपर देंगे, या 9 लाख के ऊपर देंगे? सोहित 10 लाख, सेवी ऑप्शन ए, ओके 10 लैक्स, 10 लैक्स, सिमरजीत 10 लैक्स, और बताइए इंद्रजीत 10 लैक्स, ओके, और बताइए आशीष सिंह 10 लाख, अमन 10 लाख, ओके, दीपा बोल रहे हैं 11 लाख के ऊपर, ठीक है, सोहेब सोहेब 9 लाख के ऊपर, अंकुर 50 लाख कहाँ से लिया है भैया, उसके बाद पवन कुमार 10 लाख, प्रीति गुप्ता 9 लाख, ठीक है। चलिए प्राय प्राय लोगों का जवाब रहा है 10 लाख रुपए। तो मैं जो भी 11 लाख या 9 लाख बता रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने लोन लिया था 10 लाख का, आपने उधार कितना का लिया? 10 लाख का। 1 साल का इसका इंटरेस्ट बनता है 1 लाख रुपए, वो तो आपने पे कर दिया, तो बैलेंस आपकी उधारी कितनी रही? 9 लाख की रही। ये तो इंटरेस्ट का पैसा दिया ना, इंटरेस्ट मतलब क्या? ब्याज। आपने ब्याज का पैसा तो दे दिया, मूल आपका कितना का है? 10 लाख का है। तो ब्याज का अगर आपने इंटरेस्ट का पैसा दे दिया है, तो आपका तो उधारी 10 का 10 लाख रहा ना, कि आपका उधारी 11 लाख हो गया, बताइए, या 9 लाख हो गया? आपने तो 1 लाख रुपया अपना उधार का नहीं दिया है, उसके ऊपर जो ब्याज बनता है वो दिया है। तो आपकी उधारी, आपकी लोन तो 10 की 10 लाख रहेगी ना, तो आप 10 लाख के ऊपर देंगे, है ना। जो जिसने भी 9 लाख 11 लाख बोला उनके लिए बोल रहा हूं। तो आपकी उधारी 10 की 10 ही रहेगी, क्योंकि 1 लाख तो आपने इंटरेस्ट का दिया, और 10 लाख जो बचा है वो आपका वैसा का वैसा ही आपका लोन का अमाउंट रह गया। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ आ गया कि आपने 10 लाख के ऊपर दिया। अगर मैं बोलूं नहीं, आपको 11 लाख के ऊपर देना पड़ेगा, 11 लाख के ऊपर इंटरेस्ट दो, फिर नेक्स्ट ईयर आप फिर से मान लीजिए 11 लाख के ऊपर 1,10,000 10% का टैक्स इंटरेस्ट दिए, तो आप 12,10,000 के ऊपर इंटरेस्ट दो। क्या ये सही है? बताइए, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं तो क्या आप मानोगे? क्या ये सही है कि आप फर्स्ट ईयर 11 लाख के ऊपर दो, फिर आप 12,10,000, मतलब जितना इंटरेस्ट हो रहा है उसको जोड़ते जाओ, और उसके ऊपर फिर 10% लगाओ, फिर मेरे को दो इंटरेस्ट? नहीं, हर कोई बोल रहा है नहीं। नहीं, ठीक है, तो वही प्रॉब्लम क्या था, यहां पे भी आया, गलत है। तो वही प्रॉब्लम देखिए यहां पे भी आया, जिसको हम बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। मतलब देखिए, मैन्युफैक्चरर ने 800 रुपया के ऊपर 80 रुपया टैक्स लगाया, है ना, राइट? बोलिए हाँ, ठीक है। उसके बाद ये टैक्स होलसेलर से उसने कलेक्ट किया, और इसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। यहां से देखते हैं, यहां पे तो टैक्स दे नहीं रहा है, मान लीजिए यहां पे, ठीक है। तो इसने ये 10% टैक्स होलसेलर से कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को पे कर दिया, है ना। तो बताइए 80 रुपया जो टैक्स है वो गवर्नमेंट पास पहुंच गया कि नहीं पहुंचा? अब ये टैक्स तो एवरी मंथ पहुंच जाता है, तो क्या ये टैक्स गवर्नमेंट पास पहुंच गया? बोलिए हाँ। ठीक है, तो ये टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। उसके बाद अब बताइए, अगर ये गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंच गया, तो क्या ये 80 रुपया के ऊपर फिर से टैक्स लगना चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है, तो हमने सामान के ऊपर टैक्स दिया, तो क्या ये 80 रुपया फिर से हमको उसके ऊपर टैक्स देना चाहिए? नहीं। लेकिन यहां पे जब होलसेलर अपना टैक्स जोड़ रहा है 10%, तो वो अपना कॉस्ट कितना ले रहा है? 800 सामान का वैल्यू और 80 रुपया टैक्स, टोटल इस तरीका से 880, 880 इसको जोड़ रहा है।
प्लस अपना प्रॉफिट जो चाहिए वो जोड़ता है। इस तरीके से 1000 और 1000 के ऊपर 10% टैक्स, 100 रुपया टैक्स। ये 100 रुपया टैक्स उसने लिया और गवर्नमेंट को दिया। तो बताइए ये 100 रुपया क्या बिल्कुल सही टैक्स है? क्या इसमें टैक्स ऑन टैक्स जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बताइए। अब समझ आ रहा है आपको टैक्स ऑन टैक्स क्या हो रहा है? टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स। तो अगर मान लीजिए ये टैक्स अगर सरकार को हम दे दिए तो इसके ऊपर फिर से क्यों टैक्स दें? तो ये क्या हुआ, 800 रुपया अगर मान लीजिए हम टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देंगे तो यहाँ पे 800 प्लस 120 कितना होना चाहिए, 920, 920। और 920 के ऊपर अगर हम 10% निकालते हैं तो 92। तो 92 टैक्स होना चाहिए, दे रहे हैं 100, मतलब 8 रुपए का डिफरेंस कहां से आ रहा है? वो आ रहा है ये 80 रुपीज का 10%। समझ आया? तो वो प्रॉब्लम है, ये 80 रुपीज का 8 रुपीज 10%, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तब जाके 100 हो रहा है। तो ये 8 रुपया फिर से महंगाई को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बताइए। ये 8 रुपया फिर से महंगाई को बढ़ाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स जुड़ रहा है। और ये वैसे ही फिर यहाँ पे फिर से ये 1100, तो इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है कितना, टोटल 100 रुपीज, और 180 टैक्स यहाँ जुड़ के आगे बढ़ा, तो 180 के ऊपर टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा। फिर ये यहाँ पे इस तरीका से क्या हो रहा है कि ये जो टैक्स ऑन टैक्स की वजह से फिर से महंगाई बढ़ रही है। और इस टैक्स ऑन टैक्स को हम टैक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। ऐसे तो और भी बहुत प्रॉब्लम थे, लेकिन ये मेन प्रॉब्लम सरकार को सामने आई कि एक तो महंगाई बढ़ रही है, टैक्स की चोरी हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही है कि सरकार बहुत टैक्स ले रहा है लेकिन महंगाई कम भी नहीं हो रही है, टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है, उसके वजह से भी महंगाई और बढ़ रही है। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ आया? ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ आया कि टैक्स ऑन टैक्स और टैक्स की चोरी और महंगाई, इन्फ्लेशन, टैक्स इवाजन, कैस्केडिंग इफेक्ट। बिल्कुल, प्रीति जी बोल रहे हैं महंगाई कभी कभी खत्म नहीं होगी लेकिन हम खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है प्रीति जी। महंगाई अगर बढ़ रही है तो साथ में हमारा इनकम का सोर्स भी बढ़ रहा है। बस आपको उसके लिए अपने आप को डेवलप करना है, अपडेट करना है, स्किल लानी है, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, साथ में महंगाई भी। महंगाई अगर बढ़ रही है तो हमारी इनकम की सोर्सेज भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो देखिए ये था, ये 3 प्रॉब्लम। अब सरकार के सामने ये 3 प्रॉब्लम थे, और ये 3 प्रॉब्लम को सरकार क्या करना चाहता था, इस तरीका से दूर करना चाहता था। और मैं बताऊं, सरकार ने ना इसके लिए कड़ी मेहनत की। सेल टैक्स हमारा कब आया, 1938 में आया, और 2005 में आया हमारा वैट, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये वैट कितना सालों बाद आया, ये अराउंड यहाँ पे 66 टू 67 ईयर बाद। अब यहाँ पे ना बताइए, सरकार अगर मान लो एकदम स्ट्रिक्ट कर दे, बोले हर किसी का दुकानों में चेक करो, हर थोड़े थोड़े दिन में जाओ चेक करो, तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, कि ऐसा किया जा सकता है? पॉसिबल है, लेकिन ऐसा सरकार कर नहीं सकता क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं। तो सरकार ने सोचा भाई कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। समझ रहे हैं? सरकार ने सोचा कुछ ऐसा चीज निकालना होगा जिससे सांप भी मर जाए लाठी भी, मतलब सरकार ने बोला भाई मैं ऐसा कुछ निकालूं कि ये जो मैन्युफैक्चरर बोल रहा है ना कोई टैक्स नहीं है, जाओ 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 आगे जाओ, ये जो होलसेलर बोल रहा है ना कोई टैक्स नहीं है, जाओ जाओ, ये रिटेलर बोल रहा है जाओ जाओ, ये खुद मेरे पास आए, बोले लो टैक्स, लो टैक्स, आप लो टैक्स, ये खुद मेरे पास आए और टैक्स दें, है ना? तो उसके लिए सरकार यहाँ पे, सरकार ने सोचा कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अब सोचते 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 सरकार 67 ईयर पार कर गया, और उसके बाद लेकिन ऐसा तरीका सरकार लिया आया 2005 में जिसको बोलते हैं वेट। और ये वेट ना इन तीनों प्रॉब्लम को, क्या क्या प्रॉब्लम, टैक्स की चोरी, ठीक है, टैक्स इवाजन, दूसरा महंगाई इन्फ्लेशन, और तीसरा कैस्केडिंग इफेक्ट, ये तीनों प्रॉब्लम टैक्स ऑन टैक्स, इन तीनों प्रॉब्लम को सरकार ने कर दिया खत्म, ठीक है, इस वेट के थ्रू। तो देखिए ये किस तरीका से हुआ, अब हम आगे उसको देखते हैं। तो सरकार ने ना वेट लाया
2005 में। और यहाँ पे सरकार ने एक तरीका निकाला जिसके थ्रू ये तीनों प्रॉब्लम खत्म हो गए। मैं आपको वो तीनों प्रॉब्लम कैसे खत्म हुई और वेट कैसे बता रहा हूँ आज। थोड़ी सी क्लास 5-10 मिनट लेट होगी, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगा। फिर आगे की चीजें हम कल कवर करेंगे। तो देखिए सरकार ने क्या करा, सरकार ने यहां बोला मैन्युफैक्चरर को कि भाई मैन्युफैक्चरर तुम क्या करना। सरकार मैन्युफैक्चरर पास गया, बोला गवर्नमेंट गया किसके पास, मैन्युफैक्चरर के पास। और मैन्युफैक्चरर से बोला कि भाई मैन्युफैक्चरर तुम क्या करना, तुम ना अब से ठीक है वेट। तो मैन्युफैक्चरर के पास सरकार गया और बोला मैन्युफैक्चरर तुम सामान कितने में बेचते हो। तो मैन्युफैक्चरर बोला गवर्नमेंट को कि सरकार मैं तो 800 में सेल करता हूँ, 10% टैक्स जोड़ता हूँ, 880 रुपए में बेचता हूँ, 80 रुपया आपको दे देता हूँ, 800 रुपया मैं रख लेता हूँ। ठीक है, मैन्युफैक्चरर एकदम अच्छी तरीका से समझा दिया कि मेरा ये सीन है। सरकार बोला ठीक है, बोला अब से तुम क्या करना, सामान को कितना में बेचना, 880 में जैसे बेचते हो वैसे बेचो और 80 रुपए मुझे देते हो। ठीक है, चलो मैन्युफैक्चरर को सरकार ने कवर नहीं किया। सरकार फिर नेक्स्ट ना सीधा होलसेलर के पास गया। ठीक है, यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। तो सरकार होलसेलर पास गया, बोला होलसेलर कितना में सामान खरीदते हो, कितना में सामान बेचते हो बताओ। होलसेलर बोला सरकार मैं सामान खरीद के लाता हूं 880 में, 800 रुपया का सामान, 80 रुपया का आपका टैक्स, 880 में खरीद के लाता हूं, उसमें 120 का प्रॉफिट जोड़ता हूं, 1000 रुपया होते हैं, 1000 रुपया के ऊपर मैं आपको 1000 रुपया के ऊपर मैं आपको 10% का टैक्स लगा के 100 रुपीज देता हूं, ये वाला। ठीक है, 100 रुपीज देता हूं और इस तरीका से 1100 में सामान को बेचता हूं। ठीक है, तो सरकार यहां बोला ठीक है प्रॉफिट तुम जोड़ते हो, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब से तुम क्या करोगे, अब से तुम जो 80 रुपया टैक्स को जोड़ते हो उसको यहाँ पे नहीं जोड़ना है, 80 रुपया को नहीं जोड़ना है। मतलब तुम जितना में खरीद के लाते हो, 800 में खरीद के लाते हो, 800 प्लस अपना प्रॉफिट जोड़ देना 920, 920 के ऊपर जो आपका टैक्स 10% जैसा होता है लगा देना, और वो मुझे 10% मुझे दे देना और रिटेलर को मतलब आगे वाले को सामान बेच देना। तो बताओ क्या यहाँ पे होलसेलर मान जाएगा, बताइए क्या यहाँ होलसेलर मान जाएगा, नहीं। होलसेलर बोलेगा नहीं सरकार, आप 120 रुपया में प्रॉफिट जोड़ता हूं, उसमें मेरे एम्प्लॉय का खर्चा निकलता है, मेरे रेंट का खर्चा निकलता है, मेरे खुद का खर्चा निकलता है, और भी बहुत सारे खर्चे दुकानों में होते हैं। अगर आप मुझे प्रॉफिट जोड़ने नहीं देंगे, आप 120 बोले, बोले 80 रुपया मत जोड़ना, मैं सामने वाले से 80 रुपया ले नहीं पाऊंगा। 120 में से 80 आपने जोड़ने दिया नहीं, 40 रुपया मेरे पास बचे, 40 में तो मेरा खुद खर्चा ही नहीं निकलेगा, मैं अपना दुकान ही नहीं चला पाऊंगा। तो सरकार बोला भाई टेंशन मत लो, चिंता मत करो, ये 80 रुपया मैं तुमको जोड़ने नहीं दे रहा हूं, ये 80 मैं तुमको दे दूंगा। ठीक है, तो सरकार बोला चिंता मत करो, 80 रुपया मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरी गारंटी है, मेरी उधारी है तुम्हारे पास। ठीक है, मतलब मैं उधार लेता हूं 80 मान लो, और मैं तुमको ये 80 रुपया दे दूंगा। अब बताओ, अब होलसेलर मान जाएगा। अब होलसेलर बोला ठीक है, जब सरकार गारंटी दे रही है तो क्या टेंशन है, अब मैं ऐसा करूंगा। तो इसने क्या किया, 800 का सामान में 120 रुपया प्रॉफिट जोड़ा, 80 रुपया नहीं जोड़ा, मतलब 800 में 120 जोड़ा, 920 हुआ, 920 में 10 रुपीज 10% टैक्स जोड़ा, और इस तरीका से टोटल 92 रुपीज टैक्स जोड़ के 1012 रुपीज में रिटेलर को सेल कर दिया। चलिए यहां तक समझ आया आपको। देखिए जिसको समझ नहीं आ रहा है चैट में भी बोलिए, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी होते जाएगा, लेकिन एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी वैट में, क्योंकि मैं आपको बताऊं ना तो जीएसटी भी आगे वैट ही है, तो उसके लिए यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो क्या है आपको यहाँ तक समझ आया, एक बार फिर से मैंने बोला कि सरकार ने होलसेलर को बोला कि आप जो भी टैक्स दे के आते हो उसको आप अपने बिल में मत जोड़ो। आप क्या करो, जैसे आपने 800 प्लस 80 रुपया टैक्स देके 880 में खरीदा, तो आप 800 रुपया को अपना बिल में जोड़ो, उसमें आपको जो प्रॉफिट चाहिए प्रॉफिट को जोड़ो, उसमें अपना टैक्स लगाओ और सामने वाले को बेच दो। वैट फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स।
आगे सब चीज क्लियर करेंगे, तो उसको आप बेच दो। तो इसने क्या किया, और वो जो 80 रुपए आप नहीं जोड़ रहे हो, जो टैक्स आप दे के आए हो, हम पैसा दे के आए किसी को तो हमारा खर्चा है ना, तो वो आप जो नहीं जोड़ रहे हो वो हम आपको वापस कर देंगे, सरकार की गारंटी बन गई कि हम आपको वापस कर देंगे। तो ये क्या करा, 800 रुपया में अपना 120 रुपया प्रॉफिट जोड़ के 920, उसके ऊपर 92 रुपीज टैक्स लगा के 1012 रुपया में रिटेलर को सेल कर दिया। 80 रुपया जो एक्स्ट्रा यहाँ पे टैक्स दे के आया था उसने ये रिटेलर से नहीं लिया, क्योंकि ये उसको गवर्नमेंट दे देगा। चलो अब समझ आया, जल्दी बताइए चैट में, क्योंकि हमको और 5-10 मिनट चाहिएगा, तो जल्दी बताइए। अब सबको क्लियर है ये चीज यहां तक का? चलिए ठीक है। उसके बाद अब सरकार किसके पास गया, अब सरकार गया रिटेलर के पास, और रिटेलर को भी सेम कहानी बोला कि भाई रिटेलर तुम कितने में सामान खरीद के लाते हो। रिटेलर ने फिर से वही जवाब दिया, सरकार मैं 1100 में सामान खरीद के लाता हूँ, 100 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ता हूँ, इस तरीका से 1200 रुपये में सेल करना चाहता हूँ, 10% आपका टैक्स लगाता हूँ, 1320 रुपये में सेल करता हूँ। ठीक है, 1320 रुपये में सेल करता हूँ। इस तरीका से रिटेलर ने अपनी कहानी बताई। तो रिटेलर को भी सरकार ने वही कहानी वही बताया। अच्छा, रिटेलर ने फिर बता दिया, सरकार देखिए 1070 रुपया अभी मुझे कुछ दिन से, मतलब मुझे अब इस बार ये सामान 1100 की जगह मेरे को 1012 रुपये में मिला है। मैं ये भी आपको बता देता हूँ, मुझे 100 रुपये की प्रॉफिट चाहिए, तो आप देख लीजिए क्या करना है। तो फिर सरकार ने इसको बताया, बोला रिटेलर तुम क्या करना, 1012 में तुम लाए हो, उसमें तुमको 920 रुपया का सामान पड़ा और 92 रुपीज का टैक्स पड़ा। इस तरीका से तुम 1012 में सामान लाए हो, तुमको क्या करना है, 920 रुपया में अपना प्रॉफिट जोड़ना है और अपना टैक्स जोड़ना है और सेल कर देना है। ये जो 92 रुपीज तुम टैक्स यहाँ पे जोड़े हो, पे करके आए हो, उसको तुमको अपने बिल में नहीं जोड़ना है। अब बताओ रिटेलर का भी क्या रोना होगा, रिटेलर भी वही बोलेगा कि सरकार अगर मान लो मैं 100 रुपया में 92 रुपीज तो जोड़ू ही नहीं, तो 8 रुपया मेरे पास बचेंगे, 8 रुपया से मैं अपना दुकान कैसे चलाऊंगा। तो सरकार ने फिर रिटेलर को बोला कि ये 8 रुपया नहीं, ये 8 नहीं, ये 92 रुपीज मैं तुमको वापस कर दूंगा, चिंता मत करो, तुम्हारा 92 प्लस 8 100 रुपीज हो जाएगा, मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन तुम आगे मत जोड़ना, सामने वाले जो कंज्यूमर हैं बेचारे उनसे ये पैसा मत लेना। बताओ, अब रिटेलर भी ये चीज के लिए मान गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि रिटेलर ने सॉरी होलसेलर ने 800 में सामान खरीदा, 80 रुपया टैक्स देके टैक्स नहीं जोड़ा और 120 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़ा, हुआ 920, 920 के ऊपर 92 रुपीज टैक्स जोड़ा और 10% 1012 रुपये में सेल कर दिया। फिर रिटेलर ने 1012 कैसा होता है इसका, 920 प्लस 92, तो उसने यहाँ पे 92 को नहीं जोड़ा, 920 को मैं 100 अपना प्रॉफिट जोड़ा और 1020 बनता है, उसमें 10% टैक्स लगा के 1122 रुपए में कंज्यूमर को बेच दिया। अब बताओ, सबसे पहले जो महंगाई का प्रॉब्लम था, पहले सामान कितना पहुंचता था 1320 में, अब ये सामान कंज्यूमर पास कितना तक पहुंचा बताओ 1122। इसका मतलब कितना, अराउंड 200 का सामान सस्ता हो गया, 200 रुपया, मतलब 198 सोच लीजिए, लेकिन अराउंड 200 का महंगाई कम हो गई। तो पहला प्रॉब्लम, बाकी सब बाद में देखेंगे, पहला प्रॉब्लम महंगाई दूर हुई कि नहीं हुई बताइए जल्दी। महंगाई दूर हो गई, क्यों, क्योंकि 1320 से 1122 बहुत अच्छा गैप होता है, ठीक है, तो महंगाई की प्रॉब्लम सरकार ने इस तरीका से दूर कर दिया। तो पहला प्रॉब्लम खत्म, हमारी जो पहला प्रॉब्लम थी महंगाई, इसने सरकार को यहां पे मार दे दी। ओके, दूसरा देखिए, दूसरा यहां पे सरकार ने जो टैक्स है उसको नहीं जुड़वाया। तो बताओ, यहां पे सरकार ने 80 रुपया टैक्स का नहीं जुड़वाया, क्या 80 रुपये यहां जुड़ा, नहीं जुड़ा, नहीं जुड़ा, तो क्या टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लगा, क्या टैक्स ऑन टैक्स वहां पे हुआ, नहीं, टैक्स ऑन टैक्स, क्योंकि ये तो जुड़ा ही नहीं कॉस्ट में, नहीं। यहाँ पे भी 92 रुपीज टैक्स इसने जो दिया था वो यहाँ पे नहीं जुड़ा, तो टैक्स ऑन टैक्स हुआ नहीं। तो दूसरा प्रॉब्लम जो होता है टैक्स ऑन टैक्स, वो भी यहाँ पे हट गया। तो जो हमारा दूसरा प्रॉब्लम था टैक्स ऑन टैक्स, वो भी सरकार ने कर दिया खत्म, ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट भी खत्म। अब तीसरा आता है टैक्स की चोरी।
और सरकार ने 67 ईयर क्यों लगाया? क्योंकि सरकार को एक ऐसी लाठी चाहिए थी जिससे वो टूटे भी ना और सांप भी मर जाए, और वो लाठी था ये। तो अब ये सरकार ने महंगाई तो दूर कर दी, टैक्स ऑन टैक्स तो दूर कर दिया। अब सरकार ने देखो टैक्स की चोरी को कैसे बचाया। तो टैक्स की चोरी बचाने के लिए, बिल्कुल कैसे पता चला, बिल्कुल बता रहा हूं। तो टैक्स की चोरी कर बचाने के लिए सरकार ने क्या करा, अब सरकार ना गया किसके पास, मान लीजिए ये होलसेलर के पास गया, बोला होलसेलर के पास गया सरकार, वो बोला होलसेलर क्या सेल करे हो? अब बताओ होलसेलर बताएगा कि नहीं सेल किया है? अगर आप होलसेलर होते तो बताते कि नहीं सेल करे हो? क्यों बताते कि नहीं बताते, क्यों बताते बताओ? होलसेलर बोला हाँ मैं सेल किया हूं, और सेल में आपने जैसे बताया था 920, उसके ऊपर 10% हमने टैक्स जोड़ा और 1012 रुपए में सेल किया है। अब सरकार बोला अच्छा तो लाओ मेरा 92 रुपीज। सरकार क्या बोलेगा, आपने सेल किया है, 92 रुपीज मेरा दे दो, है ना? तो ये होलसेलर रोने लग गया। होलसेलर बोला क्या कर रहे हो सरकार, 92 रुपीज आपको दे दूंगा पूरा, तो मेरे पास क्या बचेगा? आपने तो ऐसे ही मेरा 80 रुपीज कम कर दी, मेरे पास तो ओनली 40 रुपीज बचेगा। आपने वादा किया था कि आप मुझे मेरा 80 रुपया दे देंगे। तो सरकार बोला ऐसा है, तो ठीक है मैं तुमको 80 रुपया दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुमने सामान को 1100 में नहीं बेचा? तो पहले मुझे बिल दिखाओ कि तुमने सामान को एक्चुअली 1012 में ही बेचा है ना? तो ये फंस गया अब। लेकिन होलसेलर जानता था कि कुछ ना कुछ अब सरकार की नजर मेरे ऊपर पड़ गई है, तो उसके लिए होलसेलर ने बिल दिखा दिया, देखिए सर ये फूट मार्ट वाले को मैंने बेचा, ये कॉस्मेटिक्स वाले को मैंने बेचा, ये बिल देखिए मैंने 1012 में जैसे आपने बोला था वैसे ही टैक्स लगा के 920 प्लस 92 करके मैंने बेचा है, ये बिल देख लीजिए। ठीक है, सरकार बोला ये तो ठीक है 1012 में आपने बेचा, लेकिन मैं कैसे मानूं कि आप 80 रुपया ऊपर टैक्स भी दे के आए हो? आपके पास बिल है, बिल दिखाओ, आपने 80 रुपया टैक्स दिया तब तो मैं आपको वापस दूंगा। आप मुझसे भी ले लोगे, वहां पे भी टैक्स नहीं दोगे तो क्या काम आएगा? ठीक है, तो अब होलसेलर फिर फंसा। अब होलसेलर बोला हाँ सरकार देखिए मैं 80 रुपए का टैक्स दे के आया हूं, ये रहा मेरा मैन्युफैक्चरर का बिल जिससे मैं खरीद के लाया हूं और जिसमें मैं 80 रुपए का टैक्स पे करके आया हूं। अब सरकार बोला ठीक है 80 रुपए का टैक्स दिए हो, 1012 में बेचे हो, सेल का बिल भी मिल गया, परचेज का बिल भी मिल गया, तो ठीक है अब क्या करो, आपको मुझे 92 रुपीज देना है। सरकार को, होलसेलर को कितना देना था? 92 रुपीज। सरकार बोला उसमें अपना 80 रुपीज को काट लो और बैलेंस पैसा मुझे दे दो, है ना? बोला 92 रुपीज आपको देना है मुझे, मतलब मैं आपसे लूंगा 92 रुपीज, 80 रुपया मैं वादा किया था आपको वापस कर दूंगा, वो 80 रुपया अपना काट लो, 12 रुपया मेरा बैलेंस दे दो। तो अब होलसेलर खुश, बोला चलो भाई मेरा पैसा बस तो गया, कम से कम मिनिमम प्रॉफिट तो आ गया। तो होलसेलर क्या करा, 12 रुपया इस तरीके से काट के सरकार को दे दिया। ठीक है, तो बताओ होलसेलर को इस तरीके से मिल गया उसका पैसा वापस, और सरकार को 12 रुपया उसका टैक्स मिल गया। अब आगे क्या हुआ, अब सरकार को ना यहां से पता चल गया भाई कौन मैन्युफैक्चरर है, और पता चल गया कौन रिटेलर है, कहां से सामान आया है, कहां को सामान गया है। तो सामान उस हिसाब से अब ये हर रिटेलर के पास पहुंच गया। बोला रिटेलर तुमने इतना सामान यहां यहां से खरीदा है, बताओ कहां बेचा? अब रिटेलर नहीं बोल सकता मैं नहीं बेचा, क्योंकि उसके पास सारा हिसाब किताब होलसेलर से मिल गया। और जो मैन्युफैक्चरर भी टैक्स नहीं देता था ना उसके पास ही पहुंच गया, बोला तुमने इसको इतना इतना सेल किया है, दो उसका टैक्स, तो वो अपना टैक्स दे दिया। और यहाँ पे ये सरकार रिटेलर पास ही पहुंच गया, बोलो दो अपना टैक्स। तो रिटेलर बोला ठीक है सरकार, आपने जैसा बोला था हमने वैसे ही 920 प्लस 100 रुपीज प्रॉफिट जोड़ के हमने 1122 में सामान को बेच दिया। सरकार बोला ठीक है कितना टैक्स जोड़ा, बोला 102 रुपया टैक्स जोड़ा, बोला लाओ टैक्स। तो रिटेलर बोला मेरा भी तो पैसा वापस कर दो, आपने बोला था 92 रुपीज वापस कर दूंगा। तो सरकार बोला ठीक है लाओ बिल, आपने सेल किया है 1320 में कि कम, सॉरी 1320 में सेल किया है कि 1122 में सेल किया है, हमको कैसा पता चले? लाओ हमारा बिल।
सेल का बिल। अब रिटेलर बोला ठीक है लो बिल, क्योंकि रिटेलर को पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। उसके बाद सरकार ने बोला कि हमको कैसे पता चले कि आपने टैक्स दे के आया है 92 की नहीं दे के आया है, बिना बिल के बिल आए होंगे, हम 67 ईयर से देख रहे हैं। तो लाओ बिल, तो इसने भी बता दिया हाँ इस होलसेलर से मैंने इतना टैक्स सामान लेके आया है, 92 रुपीज का मेरे यहाँ टैक्स लगा है। तो सरकार बोला ठीक है 102 रुपया 102 आप से हमको लेना है, और 92 रुपीज हमने बोला था वो माइनस करके 10 रुपया मेरा टैक्स मुझे दे दो। अब उसको यहाँ पे क्रॉस चेकिंग हो गया होलसेलर से, कोई होलसेलर बचे नहीं, कोई रिटेलर बचे नहीं, और मैन्युफैक्चरर बचे नहीं। तो इस तरीका से सरकार के पास यहाँ पे 12, यहाँ पे 80, यहाँ पे 10, टोटल 102 रुपीज आ गया। अब बताओ सरकार को लॉस हुआ क्या? जल्दी जल्दी बताइए, क्या सरकार को लॉस हुआ इससे? नहीं। सरकार को पहले कितना मिल रहा था? सरकार को पहले मिल रहा था टैक्स 100, 80, 120, मतलब टोटल 300 का टैक्स मिल रहा था। अब सरकार को कितना मिल रहा है? 102। क्या सरकार को लॉस हुआ? अब बताओ क्या सरकार को लॉस हुआ? हाँ, सरकार को लॉस हुआ और सरकार को फायदा हो रहा है। अच्छा, पवन जी बोल रहे हैं सरकार को फायदा हो रहा है, और बताइए सरकार को लॉस हो रहा है कि फायदा हो रहा है? जल्दी 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 बताइए। ठीक है, तो मेरा बोलना है सरकार को कोई लॉस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो सरकार का ख्याली पुलाव था, 300 रुपये मिल जाएगा, 300 रुपये मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा। मिलता था क्या? सरकार को मिलता था ठेंगा, जीरो, कोई टैक्स नहीं मिलता था। ठीक है, ये सब तो ये खा जाते थे। तो यहाँ पे सरकार को जो टैक्स है वो कंफर्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि टैक्स की चोरी हो नहीं पाएगी। होलसेलर से रिटेलर का पता चल जाएगा, मैन्युफैक्चरर का पता चल जाएगा, रिटेलर से होलसेलर का पता चल जाएगा, होलसेलर को पकड़ने से फिर मैन्युफैक्चरर का पता चल जाएगा। और जहां भी कोई गड़बड़ किया तो उससे तो ये जो टैक्स वापस दिया नहीं जाएगा, पूरा का पूरा टैक्स ले लिया जाएगा। तो सरकार का तो कहीं से नुकसान होना नहीं। और जो सरकार इस तरीका से ना जो बिल्कुल टैक्स नहीं देते थे या टैक्स की चोरी करते थे, उसके हिसाब से टोटल में देखा जाए ना तो सरकार के पास रेवेन्यू बढ़ गया टैक्स का। जो पहले 300 के हिसाब से मान लीजिए 3 करोड़ टैक्स आता था, तो अब 102 के हिसाब से 10 करोड़ टैक्स आने लग गया। क्यों? क्योंकि टैक्स की चोरी कम हो गई, जो टैक्स देते नहीं थे छुपा लेते थे वो टैक्स सरकार को अब मिलने लग गया। तो क्वांटिटी भले, मतलब रेट भले कम हो गया लेकिन क्वांटिटी बढ़ गया, और उसके वजह से सरकार को एनी हाउ इन टोटल टैक्स ज्यादा आने लग गया, और ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गया। तो बताओ टैक्स की चोरी रुक गई, तो तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है ना। तो ये तीसरा प्रॉब्लम भी सरकार का सॉल्व हो गया, ये टैक्स की इवाजन भी यहाँ पे रुक गई। और जो मैंने बताया था कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो ये भी हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब मान लीजिए ये सरकार को नहीं देता है, ये बिल नहीं दिखाएगा, तो क्या होगा? सरकार इसको 92 रुपीज से 80 रुपीज वापस करेगी ही नहीं, तो इसको पूरा 92 रुपीज देना पड़ेगा। तो ये बोलेगा लो बिल देख लो, क्योंकि 80 रुपीज उसको सरकार से लेना है, बिना बिल के तो देखेंगे ही नहीं, वापस मिलेगा ही नहीं। वैसे ही यहाँ पे भी अगर ये बिल नहीं दिखाएगा तो 92 वापस नहीं मिलेगा, तो सरकार पूरा पैसा लेगा 102। ठीक है, तो उसके वजह से यहाँ पे जो टैक्स की चोरी अब इस तरीका से बच गई। अच्छा, फिर इसको हम, सरकार ने इसका नाम दिया वैट। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो सरकार ने इसका वैट नाम क्यों दिया? वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो वैल्यू एडेड टैक्स इसका नाम इसलिए दिया सरकार ने क्योंकि यहां पे आप देखोगे कि जो जितना वैल्यू ऐड कर रहा है, वैल्यू ऐड का मतलब होता है मान लीजिए आपने सामान को 100 रुपए में खरीदा और उसमें आपने 100 रुपया जोड़ा, चाहे आपने प्रॉफिट के लिए 100 रुपया जोड़ा, आपने उससे आपको कोई खर्चा लगा, आप फर्दर प्रोसेसिंग किए, जो भी एनी हाउ आपने उसके जितना पैसा जोड़ा वो उसका वैल्यू एडेड होता है। और सरकार अल्टीमेटली आपने जितना जोड़ा उतना ही आपसे टैक्स ले रही है। देखिए यहां पे बताइए होलसेलर ने कितना वैल्यू ऐड करा? जो प्रॉफिट का जोड़ा उसी प्रॉफिट से वो सब अपने खर्चे देगा, अपना खुद का प्रॉफिट भी रखेगा, तो इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। तो यहाँ पे होलसेलर ने कितना प्रॉफिट जोड़ा है? होलसेलर ने 120 रुपीज प्रॉफिट जोड़ा है। और फाइनली सरकार को कितना दे रहा है?
फाइनली सरकार को 12 रुपीज दे रहा है इस तरीका से। तो बताइए, उसने जोड़ा 120 और सरकार को दिया 12, तो 120 का 10% ही क्या होता है, 12 रुपीज होता है। मतलब उसने जितना वैल्यू जोड़ा उतना ही उसने टैक्स दिया। समझ आया पहला चीज, कि उसने 120 अपना वैल्यू एडिशन किया है, जोड़ा है, और उतना ही उसको अल्टीमेटली लास्ट में उसको सरकार को उतना ही टैक्स देना पड़ता है। फिर वैसे ही बताइए, रिटेलर ने कितना टैक्स जोड़ा, सॉरी कितना प्रॉफिट जोड़ा, तो रिटेलर ने 100 रुपीज प्रॉफिट जोड़ा। और अगर रिटेलर ने 100 रुपीज प्रॉफिट जोड़ा है तो उसने फाइनली सरकार को भी कितना दिया, उसने सरकार को भी 10 रुपया दिया, क्योंकि 102 माइनस 92 ये 10 रुपीज ही सरकार को दिया। और अगर 100 रुपीज का 10% निकालते हैं तो वो भी 10 रुपीज, 10% 10 रुपीज ही आता है। तो इसलिए सरकार को यहाँ पे जो जहां जितना वैल्यू एड करेगा उतना ही टैक्स मिलेगा, इसलिए इसको बोला जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब जो जितना वैल्यू ऐड करेगा उसको अल्टीमेटली लास्ट में उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। ये सारे चीज सीखेंगे मैं, एंट्री कैसे करते हैं बिल्कुल। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स इस तरीके से इसको बोला गया। चलिए, आपको वैल्यू एडेड टैक्स क्यों बोलते हैं, वैट क्यों बोलते हैं, समझ आया आप इसका फुल फॉर्म क्या है और इसको क्यों ऐसा बोला जाता है। अच्छा, लास्ट में सरकार को कितना मिला, देखिए अल्टीमेटली सामान कितना का बिका, अल्टीमेटली सामान जो है 1020, और 1020 के ऊपर 10% 102, इतना का बिका। तो अगर सामान का लास्ट वैल्यू आया जो कंज्यूमर पास पहुंचा 1020 और उसके ऊपर फाइनल टैक्स हुआ 102, और सरकार के पास भी ना 102 ही पहुंचा, पार्ट पार्ट करके जिसने जितना वैल्यू ऐड करा। जैसे यहाँ पे उसको 80 मिला, यहाँ पे उसको 12 मिला, ठीक है, यहाँ पे उसको 12 मिला और यहाँ पे उसको 10 मिला। टोटल इस तरीके से सरकार के पास भी फाइनल 1020 के ऊपर 10% 102 रुपए ही मिला। तो फाइनल वैल्यू एडिशन हुआ 1020 और उसके ऊपर 10% सरकार को 102 मिला। तो सरकार को भी समझ आ गया कि उसको कितना टोटल फाइनल टैक्स आ जाना चाहिए। तो इसीलिए हम ये सिस्टम को बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। चलिए, आई थिंक आपको ये सारे चीज समझ आ गया कि हम इसको वैट क्यों बोलते हैं, ये तीनों प्रॉब्लम जो सरकार के थे वो किस तरीका से सॉल्व हुए। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये सारे इतना अच्छा सरकार का 67 ईयर में इतना अच्छा सिस्टम निकालने के बाद भी 1 से 2 साल के अंदर ये सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। और फिर से अगर आप जाओगे ना तो फिर से वही सरकार जब जाता था ना तो बोलता था काहे का टैक्स, जीरो 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 जीरो, फिर से सरकार को वही जीरो आता था और सरकार पकड़ नहीं पाता था, तो फिर से ही प्रॉब्लम आता था। और अब सरकार जो है ये सब देखते हुए बोला कि अब तो भाई फंस गए, इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा और फिर से हम फंस गए। सरकार की हालत कुछ इस तरीका से हो गई है ना। तो सरकार जीएसटी नहीं, जीएसटी तो बाद में आएगा। तो सरकार को इतना होने के बाद में भी सरकार बोला नो सेल नो सेल नो सेल, और सरकार इस तरीका से ठीक है, समझ आया यहां तक। तो देखिए अब ये कैसा हुआ और सरकार को फिर से ये प्रॉब्लम कहां आया, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज 15 मिनट हमारा क्लास लेट भी हो गया है, ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि ये सरकार से फिर हम किस तरीके से टैक्स की चोरी करी। और ये जो टैक्स की चोरी हो रही है ना, इसी को हम कच्चा पक्का बोलते हैं। कि कच्चा पक्का का मतलब क्या हुआ, कि पक्का बिल मतलब जिसके ऊपर हम टैक्स लगा के सही सही दिखा रहे हैं, और कच्चा मतलब बिना बिल के जो हम सेल कर देते हैं, इसी को हम कच्चा पक्का बोलते हैं। चलिए, होप आप सबको आज तक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। वैट क्या होता है, सेल टैक्स क्या होता है, टैक्स की चोरी कैसे हो रही थी, क्या क्या सरकार को प्रॉब्लम आ रहा था और सरकार ने इसको कैसे दूर किया, वैट को कैसे लाया, उसमें किस तरीका से वर्किंग होता है, किस तरीका से प्रैक्टिकली ऐसा चलता है, और उसके बाद सरकार को किस तरीका से फाइनल वैल्यू के ऊपर टैक्स मिलता है, इसको वैल्यू एडेड टैक्स क्यों बोलते हैं, और साथ में आगे जाके क्या प्रॉब्लम आया। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि सरकार को फिर किस तरीका से चीटिंग करके हमने टैक्स नहीं दिया, और सरकार उसके बाद फिर क्या लाया कि ये
प्रॉब्लम को भी दूर किया जाए। तो तब तक आप इसको सोच सकते हैं अपने हिसाब से कैसे हो, और कल मुझे आप बताएंगे, मैं पहले आपको पूछूंगा कि कल आप बताएंगे कि किस तरीका से ये सरकार को फिर से वैट के ऊपर हम टैक्स की चोरी करने लग गए, तो टैक्स की चोरी फिर से होने लग गई, और वो किस तरीके से हो रही थी आप मुझे कल बताएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसा होगा, लेकिन आप पहले से इसको सोच के आएंगे। आज रात भर आपका दिमाग चलना चाहिए, कल दिमाग चलना चाहिए कि भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, फिर में हम आपको बताएंगे ये कैसे हुआ। ओके, चलिए, आज लेट हो गया है, आप सबको भी जाना होगा, तो आज हम क्लास इतना ही रखते हैं। अब आप में से किसी का भी कुछ डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। गुड नाइट, जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जिसका कुछ डाउट है तो मैं अभी हूं, अभी 5 मिनट, तो आप मुझे बता सकते हैं अगर किसी की कुछ डाउट रह गई है अभी तक की। लेकिन आज तक का कॉन्सेप्ट, यहीं तक का कॉन्सेप्ट रहेगा आज, यहाँ इससे आगे हम कल करें। बताइए, अब किसी का कुछ डाउट है? अब मैं आपका चैट सेक्शंस को अच्छी तरीके से रिप्लाई दूंगा। इससे पहले मैं थोड़ा नहीं देख पा रहा था क्योंकि क्लास थोड़ी डिस्टर्ब होती है। अब बताइए, किसी का कुछ डाउट है? जल्दी, अगर किसी का कुछ डाउट है तो बताएं। गुड नाइट अफसाना, गुड नाइट स्वर्णा। किसी की कुछ डाउट है और बताइए। वैट लेवी होता है या जीएसटी ओनली? वैट आज कुछ, अभी कुछ भी कुछ और कुछ आइटम्स हैं जिसमें अभी वैट भी लगता है, लेकिन प्राय प्राय आइटम में अब जीएसटी लगने लग गया। वैल्यू का मतलब यही है कि प्रॉफिट के बेस पर टैक्स लग रहा है, था वैट में? नहीं, वैट का मतलब यहाँ पे हुआ कि अल्टीमेट वैल्यू एड करा उतना के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, बाकी जो आपने पहले से टैक्स दे के आया था वो सरकार आपको रिटर्न कर देगा, वो आप माइनस कर सकते हो, तो इसीलिए इसको वैट बोला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो पे करोगे वो अपने वैल्यू जो ऐड किया है, मतलब आपने जो जितना मैं खरीद के लाया उसमें जितना आपने जोड़ा है उसको बोलते हैं, जितना जोड़ा उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड, और उसके ऊपर ही आप टैक्स अल्टीमेटली आपके जेब से आप दे रहे हो। जेब से मतलब वो भी हम सामने वाले से ले रहे हैं, लेकिन हम सरकार को, इसलिए उसका नाम वैल्यू एडेड पड़ा। और बताइए, और किसी का कुछ डाउट? सबको ये सिस्टम समझ आया यहाँ तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम आया यहाँ तक? जो भी मैंने आपको एक प्रैक्टिकली बताया क्या होता था, क्योंकि ये समझना जरूरी है, इसी से हम जीएसटी समझेंगे। जीएसटी भी वैट ही है, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स ही है। बताइए, और किसी को कोई डाउट है जल्दी चैट में? सबको समझ आया है? किसी को कोई डाउट है तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। सिमरनजीत, नो, थैंक यू, ओके, वेलकम, नो डाउट, ओके। और किसी का कोई डाउट है? थैंक यू साजिद, थैंक यू सिमरनजीत। और बताइए, किसी का कोई डाउट है? जल्दी जल्दी। चलिए, और किसी का डाउट नहीं आ रहा है तो आई थिंक सबका यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम अब नेक्स्ट क्लास में आपसे, नेक्स्ट क्लास से आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी सेम टाइम में रहेगी और आप सब टाइम से ज्वाइन करेंगे, तो हमारी कॉन्सेप्ट आपकी कोई मिस नहीं होगी। चलिए, ओके, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।